नमस्कार, आप देख रहे हैं चक्रव्यूह मेरे साथ। सवालों के चक्रव्यूह में मेरे साथ है पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा। आपका स्वागत है। थैंक यू। आपकी मुस्कुराहट शायद कुछ कह रही है। हालांकि आपकी मुस्कुराहट और शब्दों की वजह से आप हमेशा ही विवादों में या फिर सुर्खियों में रहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि कुलदीप शर्मा जब भी कुछ बोलेंगे तो विवादित जरूर होगा? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि आज नवजोत के चक्रव्यूह में फंसा हुआ हूँ। पहले एक बार आपके चक्रव्यूह में फंसा था तो मुझे वो समय याद आ गया, इसलिए थोड़ी मुस्कुराहट आ गई। जी, लेकिन ये बताइए कि जैसे मैंने कहा कि कुलदीप शर्मा के साथ ये क्यों जुड़ा हुआ है कि जब भी कुलदीप शर्मा बोलेंगे तो कुछ ऐसा बोलेंगे जिस पर बवाल होगा, विवादित बोलेंगे, फिर सुर्खियों में रहेंगे। कारण देखिए, कुलदीप शर्मा को स्पष्ट बात कहने की आदत है। हाँ, और स्पष्ट बात सुनने की आदत लोगों को नहीं है। बस इसी वजह से ये बात उठ जाती है। लोगों को जो बात पसंद नहीं है, स्पष्ट बात, तो उनको विवादित लगती है। मुझे लगता है कि मैंने जो कहा है ठीक कहा है। तो पार्टी की इनफाइटिंग को लेकर क्या कहेंगे, सही या गलत, जिसका खमियाजा हाल ही के चुनाव में भुगतना पड़ा? देखिए, पार्टी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें चुनौतियां बड़ी गंभीर हैं। हाँ, कांग्रेस को न केवल आगे बढ़ना है, लोगों के साथ जुड़ना है और लोगों के अंदर एक नया विश्वास पैदा करना है कि अगर उनकी कोई शुभचिंतक या उनका कोई भला करने वाली पार्टी तो कांग्रेस है। इसके लिए कांग्रेस को एक यूनाइटेड फेस रखना पड़ेगा। कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप स्टेट लेवल पर को बिहेव करना होगा। आज जनता चाहती है कांग्रेस इकट्ठी होकर उनकी लड़ाई लड़े, और जो इस बात से दूर हटकर कांग्रेस की अंदरूनी बातों को बाहर लेके आता है, मैं समझता हूँ वो कांग्रेस की और हरियाणा प्रांत दोनों की सेवा से कहीं दूर हटा है। तो लेकिन जो लोग कर रहे हैं फिर उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी हाल ही के जो आपकी रैली हुई जिसमें राहुल का कमबैक भी कहीं ना कहीं दिखा, लेकिन हरियाणा यूनिट की अगर बात करें तो अस्तित्व की लड़ाई साफ नजर आई, हुटिंग तक हो गई। क्या कहेंगे? ऐसे यूनाइटेड फ्रंट की जो आप बात कर रहे हैं यकीनन होना चाहिए, वो दिख तो नहीं रहा। देखिए, जो हुटिंग हुई दैट वाज अनफॉर्चुनेट। ये कांग्रेस का कल्चर नहीं, लेकिन कांग्रेस का कल्चर ये भी नहीं है कि आधे लोग गुलाबी पगड़ी में नजर आए और टोपी में नजर आए। वो पगड़ी और टोपी की लड़ाई ज्यादा बनकर रह गई बजाय इसके कि वो किसान रैली या राहुल का कमबैक था। देखिए, राहुल जी कहीं गए तो थे नहीं, कमबैक कहाँ से होना था। हाँ रैली के अंदर मैं इसको जो जो हुटिंग हुई जी, वो कहीं ना कहीं ओवर एंथुजियाज्म दिखाई दिया। उसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी नज़र नहीं आती। कई बार ओवर एंथुजियाज्म में संख्या जब बढ़ जाती है तो बात कुछ लोगों के काबू में नहीं रहती। और इस प्रकार से थोड़ा सा, हाँ ये ठीक है कि हुटिंग नहीं होनी चाहिए, और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो संदेश जाता है उसमें कहीं ना कहीं कमी पड़ती है, डाइल्यूट होता है इन बातों से। इसलिए इस प्रकार का व्यवहार होना नहीं चाहिए था। जहाँ तक दिल्ली में गुलाबी और तिरंगे की बात आप कर रहे हैं, देखिए लोकतंत्र है संख्या का खेल, और संख्या के खेल में कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को सिद्ध जरूर करता है। तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि नंबर गेम एंड ये बहुत मैटर कर रही थी, कौन सा गुट अपनी ज्यादा प्रेजेंस दिखा पाता। इसकी गुट की बात नहीं थी, गुट साफ नजर आ रहे थे भी, क्योंकि माफ कीजिएगा आपने कहा ओवर एंथुजियाज्म के साथ साथ नॉन एक्सेप्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं फिर दिखाई दे रही थी। दे गो पैरेलल। देखिए, बहुत से लोगों को मैं एक्सेप्टेबल नहीं होऊंगा, ऐसा भी लोकतंत्र में रहता है, लेकिन अगर मेरी एक्सेप्टेबिलिटी उनके मस्तिष्क में नहीं है तो उसको एक्सप्रेस करने का तरीका हुटिंग नहीं है। मैं हुटिंग के खिलाफ। जहाँ तक गुलाबी और तिरंगे की लड़ाई आप दिखा रहे हैं, ये मीडिया क्रिएशन है, माफ करना। ये ले दे के सब कुछ मीडिया पर आ जाता है कि मीडिया दिखा रहा है। अभी विपक्ष की बात करूंगी तो आप कह देंगे मीडिया बहुत अच्छा दिखा रहा है। कांग्रेस की जब पहले रैलियां हुई, जब वो एफडीआई पे हुई, हाँ, या फार्मर्स की लोन रेमिशन हुआ था उस पर जब रैली हुई, उसमें भी हरियाणा के लोग अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कि हम कितने लोग आए हैं, उन्होंने गुलाबी रंग उठा लिया। गोहाना में रैली हुई तब गुलाबी रंग थी, पानीपत में रैली हुई तो गुलाबी रंग की पगड़ी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी बांधी हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस चीज पर का विवाद जो आप दिखाने की कोशिश करते हैं। आपने खुद माना कि है यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए, वो नहीं है। मैं ये मानता हूँ दैट इज द बिगेस्ट कॉज कि सीनियर लीडरशिप कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर इस चुनौती भरे दौर में उनको एकता का स्वरूप दिखाना होगा।
कैसे होगा शर्मा जी? इतने लंबे समय से हमने देखा कि लास्ट इलेक्शन में भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ा, कुछ अहम लोग पार्टी को छोड़कर अलग भी हो गए, चले भी गए, उसके बावजूद a lesson has not been learned I believe after these elections because वो यूनाइटेड फ्रंट, एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष नजर नहीं आ रहा। देखिए, जो छोड़कर गए हैं वो कहीं ना कहीं अब भी पछता रहे हैं और उनको पछताना ही पड़ेगा। जो लोग छोड़कर गए हैं वो किसी राजनीतिक मिशन पर नहीं थे, वो व्यक्तिगत आकांक्षाओं के घोड़े पर सवार थे। उनके अपने एजेंडास थे और उस एजेंडा में एक ये एजेंडा भी था कि हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई किसी भी हद तक चला जाए, इसलिए जिसने जिस हद तक जाना था चला गया। कांग्रेस ऐसे दौर से पहले भी गुजरी है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा है, कांग्रेस के स्प्लिट्स हुए हैं, लेकिन कांग्रेस हर उस समुद्र से, हर उस तूफान से निकल कर आई है। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व का प्रश्न जहां तक रहता है उस पर कभी कोई झगड़ा नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी आज कांग्रेस की निर्विवाद नेता हैं, सेकेंड इन कमांड श्री राहुल गांधी हैं। इन दोनों के बारे में कहीं ना कहीं कुछ व्यक्तिगत लोगों की अपनी राय हो सकती है, लेकिन 99.99% लोगों की राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर निर्विवाद स्वरूप में देखता हूँ। लेकिन राजकीय स्तर पर कहीं ना कहीं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो पार्टी को नुकसान पहुंचाती हैं। कुछ लोगों के अपने जो पर्सनल एजेंडाज रहते हैं, व्यक्तिगत आकुंठाएं रहती हैं, व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जो लोग करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोग बह जाते हैं और बाद में पछताते हैं। अभी देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह का आपने जिक्र किया कि वो चले गए, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जब बीजेपी में चले गए तो उनके बीजेपी के मुख्यमंत्री जहां बैठे थे उसी मंच पर बैठकर उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली को, जिस प्रकार, मैं तो उनको बधाई देता हूं, जिस प्रकार से क्रिटिसाइज किया, सरकार के अंदर ब्यूरोक्रेसी की डोमिनेंस को जिस प्रकार से उन्होंने उठाया, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के कार्यालय को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, मुझे तो आज भी लगता है कि वीरेंद्र सिंह जी भी बीजेपी में भी एक रेबल के रोल में चले गए हैं। तो कुछ लोगों की जहां मैं इसमें समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये उनकी प्रतिभा बन जाती है कि वो जहां बैठेंगे क्रिटिसिज्म की राजनीति करें, रिबेलियन हो जाएंगे। अच्छा, अभी इस पर तो बाद में आऊंगी कि रिवाइवल प्लान फिर कांग्रेस का क्या है? देखिए, आज देश के अंदर जिन वायदों के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, जिन आशाओं के साथ लोगों ने इस सरकार को वोट दिया, और जितना मैं समझता हूँ ब्रूटल मैंडेट था और वन साइडेड मैंडेट मैं कहूँगा, लेकिन खबर गर्म थी कि गालिब के उड़ेंगे पुरसे, देखने हम भी पहुंचे पर तमाशा ना हो। 11 महीने की इस सरकार में देश को उदासी मिली है। हाँ। आज कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि ये बड़े धनाढ्य लोगों की पार्टी, और बीजेपी इस बात को प्रमाणित करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रही। जितनी नीतियों का निर्धारण हो रहा है वो रेवेन्यू ओरिएंटेड है, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ सारा गवर्नमेंट का टिल्ट है, लेकिन देश के अंदर 71% इकोनॉमी को किसान कंट्रोल करते हैं। किसान परेशान है। किसान एक बार एक क्रॉप लॉस से नहीं, 2 क्रॉप से नहीं, सक्सेसिव क्रॉप लॉसेस से इस गवर्नमेंट ने किसान की किसी भी प्रकार से सहायता करने से कोई कदम ऐसे नहीं उठाए, जिसकी वजह से आज अगर एक और वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है, जो राष्ट्र की राजनीति को निर्धारित करता है, वो है कर्मचारी वर्ग। कर्मचारी वर्ग में भी समस्त भारत में एक भयंकर रोष है इस सरकार के प्रति। इस देश के युवाओं के अंदर अगर कहा जाए, जिन्होंने इतनी आशा के साथ नरेंद्र मोदी जी को एक ऐसे स्वरूप में देखा कि ये आएंगे कायाकल्प हो जाएगा देश का, आज वो युवा वर्ग भी इस सरकार से निराश है। अच्छा, आपने किसानों की बात की, क्योंकि किसानों का मुद्दा इस वक्त बहुत बड़ा है। जिस तरह से आत्महत्याओं का सिलसिला हरियाणा में भी चल रहा है, 47 से ज़्यादा जो किसान हैं आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि किसानों की ये जो हालात हैं अभी हुए हैं। देखिए, आदमी 2 तरीके से अपना जीवन जीता है, या तो ही हैज टू लुक बैक और ही हैज टू लुक फॉरवर्ड। आज सत्ता किसकी है? आज की सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको जवाबदेही है। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें राहजनी का नहीं मलाल, तेरी रहबरी का सवाल था। ये तो उन लोगों पर भी लागू होता है जो जब सत्ता में थे तब वो जवाबदेह थे, आज भी वो जवाबदेह हैं। सवाल तो खड़े होंगे, सवालों से हम बच नहीं सकते। नहीं, सवालों से नहीं बच रहा हूँ, क्योंकि जब हम विपक्ष में हो तो हम सत्ता पे उंगली खड़ी करें, और जब हम सत्ता में हो तो अब हम कहें कि सब जस्टिफाइड है। नवजोत जी, जब भी भारतीय जनता पार्टी से किसी फेलियर को विपक्ष सामने लेकर आता है, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही डिफेंस है, ये तो वो नहीं कह पाते हैं कि हमने करा क्या, हमने क्या बदला,
लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया था, लोग चाहते थे कि एक नया स्वरूप आए, लेकिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पाई आज तक कि उन्होंने किस चीज को बदला। हर बार पिछले 10 साल में ये हुआ, पिछले 4 साल में ये हुआ, पिछले 15 साल में ये हुआ, हर बार सुई उधर घुमा देते हैं, अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं बच रहे हैं। देखिए, सुसाइड पहले भी होते थे, मैं मानता हूं, लेकिन सरकार का जो उदासीन रवैया अब देखा है, जिस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान इस सरकार के मंत्रियों ने दिए हैं, जिस प्रकार से किसान के को डंडों से पीटा गया है खाद की उसमें, जिस प्रकार से थानों में लाइन लगाई गई, ये दिस शोज द इनसेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द इश्यूज ऑफ द फार्मर। किसान की जीरी की फसल पिटी, एक्सपोर्ट खोला नहीं, किसान का शुगर केन पिट गया है, शुगर केन प्रोड्यूसर्स भी पिट गए हैं, लेकिन वो नहीं खोला। अंडा, पॉपुलर, आलू, कपास, कोई एक क्रॉप की बात नहीं है, सारी क्रॉप। मुझे लगता है, देखिए, बड़ा लीडिंग आर्टिकल भी आए हैं कि मोदी सरकार जो है राष्ट्रीय स्तर पर रेवेन्यू ओरिएंटेड पॉलिसीज की तरफ चल रही है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि जो सबसे बड़ा वर्ग है इस देश का, अन्नदाता, जिस पर 3 शेड्स ऑफ इकोनॉमी डिपेंड करती हैं, एक तो उनके ऊपर लेबर डिपेंड करती है, एक वो खुद हैं, और एक उनके ऊपर मैन्युफैक्चरर डिपेंड करता है। तीनों शेड्स, अगर यहाँ से मनी की सर्कुलेशन नहीं होगी इस 71% के सेक्टर से, तो कई कंट्री प्रोग्रेस नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। उस तरफ ये नहीं जा रहे हैं, इनको समझ नहीं है। सवाल ये है कि they don't have an understanding of the agricultural affairs, because this is a government which is totally oriented towards, totally tilted towards the corporate sector. But the point remains the same, Mr. Sharma. अगर इस सरकार को अभी पता नहीं है कि फार्मर्स की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, किस तरह से काम होना चाहिए, तो कांग्रेस remained in power for a very long time. Yes. उसी सरकार के दौरान भी किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला चलता रहा। अगर आंकड़े देखें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, तो हर 32 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है। अगर हाँ, ओवरऑल अगर हम बात करें एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से, तो हम इन चीज़ों को नकार नहीं सकते हैं। तब क्या हुआ? क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात तब नहीं होती थी? क्या किसानों को मुआवजा देने की जब चेक बांटे गए 5-5, 17-17 रुपए के, तब सवाल नहीं खड़े हुए? किसानों की बेहतरी के लिए तब कदम क्यों नहीं उठाए गए? आज ये कहना बहुत आसान है। यकीनन बीजेपी इसको लेकर सवालों के कटघरे में है, उसको क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं जो बयान आ रहे हैं, लेकिन सवाल पुरानी सरकार पर भी खड़े होते हैं। दो परिस्थितियां आपके सवाल में छिपी हुई हैं। हाँ। एक तो क्या विपक्ष इस बात को ना उठाए? नहीं, उठाए, बिल्कुल उठाए, उठाना तो बनता है, तो हम उठा जरूरी रहे हैं। हाँ। उठाना चाहिए तो उठा रहे हैं, लेकिन सिर्फ राजनीति हो, राजनीति की बिसात पर किसान सिर्फ एक मोहरा बन जाए हर पार्टी का और उसे अपने हिसाब से चलाती रहे राजनीतिक दल, तो ऐसे तो किसानों की समस्या का हल नहीं होने वाला। देखिए, ठीक है, आपकी अपनी सोच हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी का अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सरकार की फेलियर्स को उजागर करना अगर राजनीति है, तो हम राजनीति में तो हैं ही। ये थोड़ी है कि हम राजनीति में नहीं हैं। जहां गवर्नमेंट फेल हो रही है, विपक्ष का काम है उसको, उस फेलियर को उजागर करना। सत्ता पक्ष का क्या काम है कि अपने फेलियर से सबक ले और उसको ठीक करे। सबक ले नहीं रहे हैं, उदासीन रवैया के साथ किसान के, फार्मर्स के इश्यूज को कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, बल्कि मंत्रीगण जो जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, इससे एक एरोगेंस दिखाई दे रही है, अक्खड़पन दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस घमंड और गर्व में जी रही है कि हम जो चाहे कहे करते हैं, जो चाहे कह दें, हम वी कैन गेट अवे विद इट। दिस इज नॉट द एटीट्यूड। दूसरी ओपी धनखड़ का ये कहना कि किसान कायर हैं और जो आत्महत्या कर रहे हैं वो अपराधी हैं, सरकार जैसी संस्था ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ी। देखिए, ओपी धनखड़ जी को तो माफ करना पड़ेगा, क्योंकि उनको समझ नहीं है। नहीं, कह दीजिए जो आप कहने वाले थे, वो शब्द शायद आपने रोक मुझे जरा भी, मैं विस्मित नहीं हूं उन्होंने जो कुछ कहा। दुख है मुझे कि इस प्रकार की भाषा एक सरकार का जिम्मेदार मंत्री बोले। वो मंत्री जो सदन के अंदर लंबे लंबे भाषण दे, आज वो किसान को कायर और किसान को, ये हरियाणा वीरों की भूमि है। हरियाणा देश को, किसान देश का पेट भरता है, हरियाणा का जवान सीमाओं की रक्षा करता है। उस राज्य का मंत्री इस प्रकार के बयान देखा, दिस शोज टोटल इनसेंसिटिविटी। खैर, उनको माफ कर दो। क्राइस्ट ने कहा था, ओ गॉड फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। इनको पता ही नहीं बेचारों को। जहां तक सवाल है कायरता का,
कायर तो बाबा रामदेव थे, जो दिल्ली का रामलीला मैदान छोड़कर भाग गए महिलाओं के कपड़े पहनकर। उनको ब्रांड एम्बेसडर बना रहे, जिस सरकार का ब्रांड एम्बेसडर हाँ। एक औरतों के कपड़े पहनकर मैदान छोड़ के भागने वाला हो, तो वो तो ऐसी बात करेंगे, मुझे कोई अचंभा नहीं हो। ब्रांड एम्बेसडर जब ऐसी बात करते हैं तो ये लोग तो करेंगे। लेकिन एक नहीं, बीजेपी के तो कई सांसद और मंत्री इस तरह के बयान दे चुके हैं। रतनलाल कटारिया कहते हैं कि चिड़िया को जुकाम भी नहीं हुआ और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने इतनी आत्महत्याएं करवा दी थी, तो अब क्या यहाँ तो चिड़िया को जुकाम नहीं हुआ। रमेश कौशिक जो उनके सांसद हैं वो कहते हैं कहाँ हो रही हैं आत्महत्याएं, तो यानी इनको आत्महत्याएं दिखाई नहीं दे रही। नहीं, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग जिस पद के काबिल नहीं है और वहाँ पहुँच जाएं तो इसी प्रकार का बिहेवियर करते हैं। देश की संसद की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें वाद विवाद होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ डिबेट होना चाहिए। इस प्रकार के बयानात जब ये लोग देते हैं तो कहीं ना कहीं ये इससे दिखता है कि इनका मानसिक स्तर कितना ऊंचा है, ये कितनी सोच सकते हैं, इनकी उड़ान कितनी है, इनके परों में कितना दम है, उतनी बात वो करेंगे। तो इसलिए कटारिया जी को भी माफ़ करिए और जिनके नाम आप ले रहे हैं उनको फॉरगिव कर दीजिए, कि इनका कहीं ना कहीं बिल्ली के भागों छीका टूट गया, ये राज्य में शामिल हो गए हैं, जनता इंतजार कर रही है। अब ठीक है, लोकतंत्र संख्या का खेल है और संख्या इनके पास है। 5 साल तक सरकार चलेगी, देश बर्बाद होता रहेगा, किसान बर्बाद होते रहेंगे, देश जनता चीखती चिल्लाती रहेगी। लेकिन मैं एक बात से आगाह करना चाहता हूँ कि जनमानस में एक शक्ति हुआ करती है जिसका आभास शायद इनको नहीं। बड़े से बड़ा शासन तंत्र को मैंने डोलते देखा है जब जनमानस की आवाज़ उठती है। दिल्ली के अंदर जो इतनी विशाल रैली हुई कांग्रेस की, और ऐसे समय में हुई जब किसान खेत में था, ऐसे समय में हुई जब फसल की कटाई जोरों पर थी, और तब इतनी संख्या में लोग अपना काम छोड़कर यहाँ आए। ये जनाक्रोश का एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि दिल्ली के अंदर इतनी कामयाब रैली हुई और ऐसे समय में। पर वो तो कांग्रेस के बारे में भी कहा जाता है कि सोनिया गांधी के पीछे ही सारी पार्टी चल रही, और आपने तो कहा था मेरी तो आस्था है, आपने ये शब्द भी यूज किया था। मैंने ये भी कहा था हाँ, कि हम सब के लिए श्रीमती सोनिया गांधी हाँ, एक आस्था का केंद्र है। हाँ, और 10 जनपद पर आना मेरे लिए ऐसा है जैसे कि मंदिर में जाना। हाँ, तो मैं तो उसको रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर अगर आप ऐसी बात कह सकते हैं तो फिर आप दूसरों पे सवाल कैसे खड़े मैं कर ये सकते पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि हम वो सब कुछ करेंगे जो औरों ने किया है, तो हाउ इट इज ए पार्टी विद ए डिफरेंस। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस में गलतियां थी, इसलिए नहीं आप इनडायरेक्टली मान रहे हैं फिर इस बात को? मैं इस बात को कहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे से गलतियां आई, और अगर आदमी को आगे बढ़ना है और अपने स्वरूप को सुधारना है तो इस बात को भी एडमिट करना पड़ेगा कि हमसे गलतियां हुई। हमारे से गलतियां ना होती तो आज ये परिस्थिति देश में कैसे आती। हमसे गलतियां हुई, हम अपनी गलती को सुधार रहे हैं। आपको लग रहा है सुधर रही है जब इतने डिसिडेंट्स, इतनी कॉन्फ्लिक्ट है और एक यूनाइटेड फ्रंट, आपने खुद कहा जब तक एक यूनाइटेड फ्रंट ऑन द होल नहीं आएगा सामने तब तक ये चीजें उस हिसाब से नहीं बदल पाएंगी। राइट। कांग्रेस के नेताओं को अपने व्यक्तिगत मतभेदों को छोड़ना होगा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना होगा। जो जनता को के मुद्दे हैं, किसान के हैं, कर्मचारी के हैं, व्यापारी के हैं, समाज के, उन सभी मुद्दों को अपने व्यक्तिगत हितों से सर्वोपरि रखकर लड़ाई लड़नी होगी, वरना ये लड़ाई इतनी मजबूती से नहीं लड़ी जाएगी। मैं आज भी कह रहा हूँ। आपके ऊपर ये इल्ज़ाम हमेशा लगता रहा जब आप स्पीकर थे कि आपने कभी विपक्ष को बोलने नहीं दिया। इस बार कांग्रेस ने वॉकआउट करने के अलावा कुछ नहीं किया, ये सवाल भी खड़ा होता रहा, क्या कहेंगे? मैं बतौर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के उसको एक बहुत बड़ी उपलब्धियों का काल के रूप में देखता हूँ। फ़र्क क्या था इसको भी समझना होगा। ठीक है, ये आप बोलने नहीं देते हैं, ये एलिगेशंस मेरे पर हाउस में भी सामने रोज सुनता हूँ मैं। नहीं, आपने मेरे साथ एक बार इंटरव्यू में कहा था कि अध्यक्ष भी हूं लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस लीडर हूं, मैं कांग्रेस का नेता हूं, इस बात को मैं सबसे ऊपर रखता हूं। मैं आज भी कह रहा हूं, आज भी मेरे पास बाइक्स पड़ी हुई। मैं उस बात से कहाँ दूर भाग रहा हूँ। लेकिन जब आप लेकिन मैंने जब ये कहा, नवजोत जी, मुझे आपके इंटरव्यू में याद है जब मैंने कहा कि मैं पहले कांग्रेसी हूँ, हाँ, और सदन के अंदर मैं केवल मात्र अध्यक्ष हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के जो स्पीकर हैं, जो उस पार्टी के हैं, वो एक कैंप लगा था अभी 1 हफ्ता पहले, ओरिएंटेशन कैंप, सिर्फ बीजेपी के विधायकों के लिए और लीडरों के लिए। उसमें वो हाजिर थे। तो वो कौन सी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे?
क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर वहां पर गए थे? क्या हम हर माननीय बात को अध्यक्ष जो थे, जस्टिफाई कर लेंगे? नहीं, क्या हम हर मैं- बात को जस्टिफाई नहीं, करेंगे? आपने खुद कहा कहीं ना कहीं आप भी मुझे पिछली बातें याद दिलाती हो, मैं तो अभी की बात याद दिला रहा हूँ। जहां तक ना बोलने का सवाल है, मैं कहता हूँ कुछ लोगों को बोलना नहीं आता, और जिनको बोलना नहीं आता क्या उनको बोलने दिया जाए? एक बार भी इस 19 दिन ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। ये तो आप ही जज हो गए, आप ही जजमेंट पास कर रहे हैं, आप ही ऑर्डर कर रहे हैं कि जिनको मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें बोलना नहीं आता इसलिए मैं तुम्हें बोलने नहीं इसका मैं स्वरूप बता रहा हूँ। आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट। बोलना ना देने का मतलब ये है, बोलने के तरीका ना हो कि आदमी अपनी सीट छोड़ के सदन के वेल में आ जाए और वहां आकर शोर करे, तो वो बोलने का कौन सा ढंग है? सदन को यू कैन नॉट होल्ड द हाउस टू रैंसम। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी इन वेरी क्रिस्प, अभी जो 6 महीने सरकार को हो गए हैं, बीजेपी सरकार को, खट्टर सरकार को हरियाणा में, इसका आकलन कैसे करेंगे? देखिए, इफ यू विल पुट इट ऑन ए स्केल ऑफ 10, हाँ, तो आई विल गिव इट 0 नंबर। रीजन बीइंग के जो उनका प्रश्न पत्र पे जो लिखा जाता है आंसर शीट पे, वो खाली है। सरकार इस वायदे के साथ आई थी, चुनावी वायदे 159 थे, किसी एक वायदे पर खरी उतरी है? चाहे वो वायदा व्यापारियों से संबंधित हो, चाहे कर्मचारियों से हो, चाहे किसानों से हो, चाहे किसी भी और अन्य इशू के ऊपर हो। स्वामीनाथन रिपोर्ट अलग हो गई, 2000 रुपये की पेंशन देने की बात वो बट्टे खाते चली गई। कर्मचारी आज परेशान, आज ही ट्रांसपोर्ट के सारे हरियाणा में चक्का जाम है। कुछ दिन पहले बिजली वालों की हड़ताल थी। एजुकेशन डिपार्टमेंट इज ऑन स्ट्राइक। ये सब कुछ तो आपकी सरकार की दौरान भी रहा और वो कहते हैं ये तो आप ही की देन है जिसको कहीं झेल ना कहीं नवजोत जी, आपको भी और बीजेपी को भी इस मेंटल मोल्ड से निकलो आप कि भी हमारी सरकार ने क्या किया था। हमने अगर कुछ गलत किया होगा तो उसको भुगत या लिया। हमारी बात कोई नहीं समझ में आए तो हम भुगत रहे हैं, हम विपक्ष में बैठे हैं। हाँ, जिन लोगों को ये कहकर के कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया, इसलिए हम भी नहीं करेंगे, हाँ, अगर ये कहकर सत्ता चलानी है तो ये थोड़े दिन की बात है। हाँ। लोग समझ रहे हैं इस बात को, सारी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है और जल्दी बंटाधार हो जाएगा। सो इन वन वर्ड अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें खट्टर सरकार के 6 महीने तो कैसे कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा कि इट इज अ गवर्नमेंट इन बैक गियर, रिवर्स गियर। इट हैज नॉट मूव्ड फॉरवर्ड। एक कदम भी इस सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। Okay. ये सरकार का जो अभी तक आकलन है, हाँ, जो कि लोगों की भावनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और एक जो जनता के ज्वार भाटे के रूप में थोड़े दिन बाद दिखाई भी देगा, वो ये है कि लोग पश्चाताप की स्थिति में चले गए। ठीक है। लोग बीजेपी वोट देकर पछता रहे हैं, और आपकी बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर स्नान करके अपने इस पश्चाताप से छुटकारा पाना चाहता है, और वो सूर्य ग्रहण बीजेपी को लगेगा, और उसके बाद इतिहास में भारतीय जनता पार्टी इतिहास का एक पन्ना बन जाएगी। भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट देने वाला नहीं मिलेगा। बेहतर। बीजेपी रिवर्स गियर में चल रही है और कांग्रेस जो रिवर्स गियर में गई हुई है वो अपना दूसरा गियर कब डालेगी? वी आर इन फॉरवर्ड गियर, वी आर इन ए फाइटिंग मोड। हम सड़कों पर उतरे हुए हैं, हमारी लीडरशिप पार्लियामेंट के अंदर सरकार को घेर रही है, हम बाहर जनता के अंदर अपनी आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस आज लोगों की जुबान पर है कि आज चुनाव करा दें तो कांग्रेस सत्ता में आएगी, भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें नहीं आने वाली। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ ये बातचीत करके। दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब किसके लिए कहें किसके लिए ना कहें, क्योंकि नेता विपक्ष में हो या फिर सत्ता में हो, वायदों की बौछार भी कुछ इस तरह से ही होती है, और बदलते हुए मौसम के साथ कब बदल जाती है राजनीति की तस्वीर, ये मुझसे बेहतर अब हरियाणा के लोग समझने लगे हैं। इसी के साथ लेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार।